नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर आपको बताएं, कई आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। आनंद किशोर बनी प्रधान सचिव वित्त विभाग की, लोकेश कुमार सिंह बने सचिव ग्रामीण विकास विभाग, लोकेश कुमार सिंह को सचिव पर्यटन विभाग का प्रभार सौंपा गया है। अभय कुमार सिंह सचिव नगर विकास आवास विभाग के बनाए गए हैं और अभय सिंह को निदेशक पटना मेट्रो निगम लिमिटेड का भी प्रभार मिला है। तो बहुत बड़ी खबर और बहुत सारी जिम्मेदारियों में बदलाव देखने को मिल रहा है। अलग अलग आईएएस आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। नगर विकास आवास अलग अलग अधिकारियों को सौंपे गए हैं। हर विभाग को लेकर अलग अधिकारी को जिम्मेदारियां दी गई है। आनंद किशोर की बात करें तो वो प्रधान सचिव बनाए गए हैं। इसके साथ साथ कई आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। अभय सिंह को निदेशक पटना मेट्रो निगम लिमिटेड का प्रभार दिया गया है। तो अभय सिंह पटना मेट्रो निगम लिमिटेड के प्रभार बनाए गए, नगर विकास आवास के सचिव बनाए गए। तो कई आईएएस का तबादला किया गया है, कई अधिकारियों का तबादला किया गया है और सभी को नई नई और बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। और इसी बीच बाढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। 10 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। बता दें आपको कि नकली नोट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। फर्जी दस्तावेज और डॉक्यूमेंट भी बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सालिमपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बाढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। और मंकी पॉक्स की बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता और ज्यादा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पटना और गया के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। मंकी पॉक्स को लेकर पटना सिटी के अगमकुआ के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और अस्पताल प्रशासन ने स्किन विभाग में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए 10 बेड रिजर्व कर दिए हैं। 5 बेड संदिग्ध मरीजों के लिए और 5 बेड कन्फर्म मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। मंकी पॉक्स को लेकर स्किन विभाग के विभागाध्यक्ष को इसका नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। हालांकि अभी तक अस्पताल में मंकी पॉक्स से पीड़ित एक भी मरीज भर्ती नहीं हुआ है। तो कोई मंकी पॉक्स का केस नहीं आया है, लेकिन इसके संभावित आउटब्रेक के चलते हम लोगों ने 10 बेड सुरक्षित किया है जो स्किन डिपार्टमेंट में होगा और इसके नोडल अफसर जो है जो स्किन के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो होंगे और सर्वेलेंस एंड रिपोर्टिंग और उसकी के इलाज के लिए भी हम लोगों ने पूरी तैयारी कर। और बिहार के सियासत से जुड़ी खबरों का रुख करेंगे। बता दें आपको कि बिहार में इन दिनों यात्रा वाली सियासत तेज हो गई है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आगामी 10 सितंबर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं, पर उससे पहले ही बीजेपी हमलावर है। प्रशांत किशोर तंज कस रहे हैं तो आरजेडी पलटवार कर रहा है। देखिए आखिर क्यों यात्रा पर पॉलिटिक्स हाई है इस रिपोर्ट के जरिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 सितंबर से आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी की आभार यात्रा पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। अपनी यात्रा की शुरुआत तेजस्वी यादव समस्तीपुर से करने जा रहे हैं, जिसका मकसद कार्यकर्ताओं से संवाद और संगठन की मजबूती को लेकर सुझाव लेना है। पर बीजेपी अभी से निशाना साध रही है। 15 वर्षों के उस कारनामों को तो लोग के ध्यान में है ही, लेकिन 2020 की जो ताज़ी घटना है उसको लोग याद रखे हुए हैं। इसलिए उनके उस आभार यात्रा या जो भी यात्रा उससे कोई बिहार के लोगों पर फर्क पड़ने वाला नहीं। तेजस्वी यादव की आभार यात्रा पर प्रशांत किशोर भी हमलावर हैं। पीके कहते हैं कि तेजस्वी किसी विधानसभा क्षेत्र में पैदल चलकर तो दिखा दें, वो यात्रा तो जरूर करेंगे, लेकिन हित सिर्फ अपना ही साधेंगे। तेजस्वी यादव दम हो तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र में पैदल चल के दिखा दे। यात्रा को क्या निकलेंगे? 25 गाड़ी आगे 25 गाड़ी पीछे, एयर कंडीशन बस में बैठ के खाने का 2-4 को फोटो जारी करेंगे, 2 मुरेठा बांधेंगे, 4 लोगों को गाली गलौज करेंगे, कहानी खत्म। फिर लोगों को भरमाएंगे कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे। देखिए ये लोगों को कैसे मूर्ख बनाते हैं ये लोग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा पर सियासत गर्म हो चुकी है।
इस बीच आरजेडी ने पलटवार किया। पार्टी नेता तर्क दे रहे हैं कि प्रशांत मीडिया में बने रहने के लिए तेजस्वी पर बयान देते रहते हैं। कुछ लोग शोर मचा रहे हैं राजनीति में, तेजस्वी यादव जी के ऊपर हमला करके तेजस्वी यादव जी पर बयान दे करके अपना मीडिया में खबर बनाए रखना चाहते हैं। इससे क्या होने वाला है? और जनता मालिक होती है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। अगर इतनी हैसियत है तो लोकसभा का चुनाव लड़ लेते। तो यात्रा वाली सियासत बिहार में शुरू हो चुकी है। नेता एक दूसरे पर बयानों वाले तीर खूब छोड़ रहे हैं। देखते रहिए चुनाव से पहले कैसे कैसे रंग ये नेता दिखाते हैं। बाकी जनता सब समझती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, प्रशांत किशोर बहुत जल्द अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में पीके की नजर मुस्लिम वोटर्स पर टिके हुए है। प्रशांत किशोर लगातार मुस्लिमों का सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं और यही नहीं, पीके तो खुद कुरान की आयत पढ़कर मुस्लिमों को उसका मतलब भी समझा रहे हैं। आखिर प्रशांत किशोर की मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्या कुछ है, समझिए इस रिपोर्ट से। मेरे भाई, मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, मुझे आपकी दुआ चाहिए। प्रशांत किशोर जन सुराज के संयोजक अब बिहार की सियासत में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं। ऐसे में पीके अभी से मुस्लिमों को लुभाने में जुट गए हैं। पटना में अल्पसंख्यक सम्मेलन में प्रशांत किशोर ने जन सुराज में मुसलमानों की भूमिका को लेकर बड़ा ऐलान किया। यही नहीं, पीके कुरान की आयत पढ़कर उसका मतलब भी समझाते दिखे। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भी निशाना साधा। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी में मुसलमानों की हिस्सेदारी को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी। आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, आपकी लड़ाई मोदी शाह से नहीं है, आपकी लड़ाई संघ से है, जो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम वोटर पर नजर बनाते हुए जो बड़ी बातें कही, उनमें CAA, NRC और वक्फ बोर्ड पर मशवरे का वक्त। संसद से वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखी जा रही है। मुस्लिमों की लड़ाई बीजेपी से नहीं, संघ से है। प्रशांत किशोर लगातार ये कह रहे हैं कि वे 40 मुस्लिम उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में उतारेंगे। मतलब बिहार के सभी 40 लोकसभा सीट के एक विधानसभा सीट पर वे मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगे। यही नहीं, दावा ये भी किया जा रहा है कि 25 नेताओं की कमेटी में 5 मुस्लिम भी होंगे। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। लालू प्रसाद सिंगापुर से इलाज कराकर वापस पटना लौटे। अपनी पत्नी राबड़ी देवी संग लालू प्रसाद इलाज से वापस लौटते ही सियासी तौर पर सक्रिय होने वाले हैं। बुधवार को ही लालू पार्टी सांसदों पार्षदों के साथ बैठक करने वाले हैं। बता दें आपको कि चुनाव से ठीक पहले लालू क्यों एक्टिव रोल में आ रहे हैं, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। सिंगापुर में अपना इलाज कराकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद वापस पटना लौट चुके हैं। पर पटना लौटते ही लालू फुल एक्शन में आ चुके हैं। बुधवार को लालू प्रसाद पार्टी के सभी 4 सांसदों के अलावा विधान पार्षदों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें पार्टी के और भी बड़े नेता शामिल होंगे। वैसे आरजेडी में बैठकों का सिलसिला जारी है। सोमवार को सबसे पहले तेजस्वी ने किसान प्रकोष्ठ के साथ बैठक की, तो अब बुधवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद पार्टी सांसदों और पार्षदों संग बैठक करने वाले हैं। बैठक में तेजस्वी की आभार यात्रा और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक का उद्देश्य जो है तेजस्वी यादव जो निकलने वाले हैं वार यात्रा पे, उससे रिलेटेड इसमें बातें होंगी और साथ ही साथ कहें तो जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के भी रणनीति बनाई जाएगी। तो कह सकते हैं कि आरजेडी जो है वो पूरे तौर पे चुनाव मूड में आ गई है। लालू क्यों सक्रिय हो रहे हैं, ये समझना मुश्किल भी नहीं। दरअसल अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है। एनडीए और महागठबंधन के अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी भी ताल ठोकने उतर रही है।
ऐसे में लालू कहीं से कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते और तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टी के लिए पूरी ताकत झोंकना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। उद्योग और रोजगार दोनों ही हमेशा से चर्चा के केंद्र में रहते हैं और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार में निवेश के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आंकड़े भी बताएंगे, पर इसे लेकर सियासत जोरदार है। एनडीए इसे सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो आरजेडी इसका सारा श्रेय तेजस्वी यादव को दे रही है। उद्योग पर जारी सियासत के बीच श्रेय वाली जो पॉलिटिक्स हो रही है उसे इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार में उद्योग जगत नीतीश कुमार की सरकार में खासकर पिछले 2 साल में जिस ऊंचाई पर पहुंचा है वो आंकड़े देखकर सरकार गदगद है, अपनी पीठ थपथपा रही है, क्योंकि इस बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। बिहार सरकार के उद्योग विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2022 से 2024 के बीच 12,000 करोड़ का निवेश हुआ। 2016 से 2022 तक 2,500 करोड़ का निवेश आया। इस आंकड़े को सरकार एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। 2020 में जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब आशीर्वाद प्राप्त हुआ बिहार, तो लगातार बिहार का विकास गति पकड़ चुका है। बात बिहार में जिन क्षेत्रों में पिछले 2 साल में निवेश की करें तो जयप्रभा वेदांता हॉस्पिटल ने 800 करोड़ का निवेश किया, पेप्सिको ने 550 करोड़ का निवेश किया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने 250 करोड़ का निवेश किया, ताज होटल ने बिहार में 500 करोड़ का निवेश किया। इनके साथ ही कई और उद्योगपतियों ने बिहार में उद्योग लगाने में दिलचस्पी दिखाई है और सरकार की नीतियों पर भरोसा जताया है। इस तरह की पॉलिसी अगर बनती रहे और सारे देश के हिसाब से हमारी पॉलिसी अगर अच्छी हो तो थोड़ा लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन पॉलिसी अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं है। पॉलिसी के साथ पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट। उद्योग लगाने के लिए जमीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिसके लिए बिहार सरकार ने साल 1974 में बियाडा की स्थापना की थी, जिसके अंतर्गत 9 क्लस्टर 84 औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई थी। तब सरकार के हिस्से 7,592 एकड़ जमीन थी। 1861 एकड़ छोड़कर बाकी जमीन का आवंटन हो चुका है। बिहार में निवेश को लेकर एक तरफ जहां सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं आरजेडी नेता इसका श्रेय तेजस्वी को दे रहे हैं। पिछले 17-18 महीने जो महागठबंधन की सरकार रही, जिसमें तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम रहे, उद्योग विभाग राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में थी। तो जिस तरह से काम हुआ, चौतरफा विकास हुआ, हर क्षेत्र में काम हुआ, विशेषकर राजद कोटे के माननीय मंत्रियों के पास जो विभाग थे, अब शिक्षा में 5 लाख नियुक्ति हुई। भले ही निवेश को लेकर नेताओं के बीच श्रेय लेने की होड़ मची हो, लेकिन उद्योग को लेकर ये आंकड़े बिहार के विकास की कहानी को बयां कर रहे हैं। बिहार में उद्योग जगत निवेश को लेकर उत्साहित है, जो काफी अच्छे संकेत माने जा रहे हैं। उम्मीद है आने वाले वक्त में न सिर्फ विकास की रफ्तार तेज होगी, बल्कि युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलने से पलायन पर भी रोक लगेगी। पटना से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई हुई है। 4 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। मंगलवार की रात मोतिहारी में छापेमारी हुई और बता दें आपको कि जब्त चरस की कीमत 1 करोड़ रुपए फिलहाल बताई जा रही है। एक सप्ताह के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई की भी बात कही गई है। वहीं बिहार के रास्ते हो रही ड्रग्स तस्करी का ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो पटना से आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक बड़ी कार्रवाई हुई। 4 किलो चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। मंगलवार की रात मोतिहारी में ये छापेमारी हुई। जब्त चरस की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं एक सप्ताह के भीतर ये दूसरी कार्रवाई हुई है। बता दें आपको कि बिहार के रास्ते ड्रग्स तस्करी का ये बड़ा खुलासा हुआ है। और चलिए बात करते हैं झारखंड में जबरन कराए जा रहे धर्मांतरण की। गढ़वा से लेकर हजारीबाग तक जबरन धर्मांतरण का मामला
सामने आया है। आरोप है कि लोगों को बीमारी ठीक होने का झांसा दिया जाता है और कुछ पैसों का लालच देकर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में एक बार फिर धर्मांतरण का धंधा खूब तेजी से बढ़ रहा है। गढ़वा से लेकर हजारीबाग तक जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। सोनेहारा गांव, जहां बाहर से आए एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने घर में जमा हुए लोगों के बीच बाइबल बांटते पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पैसे का लालच देकर गरीबों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और हिंदू देवी देवता का अपमान भी किया जा रहा है। पूरे मामले पर आरएसएस के लोगों ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है और कार्रवाई की मांग की है। जो यीशु मसीह हैं उनका भय दिखाकर और हमारे जो हिंदू समाज है, हिंदू और सनातन संस्कृति है, उसके बारे में अनुचित बातें कहकर प्रलोभन देकर यहाँ पर जो अपने भोले भाले लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उनका धर्मांतरण कराने का गंदा कार्य कर रहे थे। समाज में दुर्भावना भरते हुए समाज में विद्वेष उत्पन्न करने का कुत्सित प्रयास किया और विद्वेष उत्पन्न करते हुए धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा रहा था। धर्मांतरण का धंधा सिर्फ गढ़वा तक ही सीमित नहीं है। हजारीबाग में भी ईसाई मिशनरीज की ओर से भोले भाले लोगों को कीर्तन के नाम पर धर्मांतरण का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इचका प्रखंड के दरिया गांव में एक कमरे में 20 से ज्यादा महिलाएं कीर्तन कर रही हैं। ग्रामीणों को जब इसकी भनक लगी तो लोग उसे रोकने पहुंच गए, जहां गांव वालों के साथ उनकी तीखी बहस हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि लोगों को बीमारी ठीक होने का झांसा दिया जाता है और कुछ पैसों का लालच देकर धर्मांतरण करवाया जाता है। हम लोग को झूठा आश्वासन दिया जाता है, झूठा लालच दिया जाता है। ये सत्संग है, हिंदू धर्म के नाम पर हम लोग को यहाँ बुलाया जाता है और इसके बाद हम लोग यहाँ आए हैं। उन लोग को ये भी नहीं बताया जाता है कि धीरे धीरे इनको कन्वर्ट किया जाएगा ईसाई धर्म में। कुछ क्रिश्चियन लोग का मनोबल वहाँ से इन लोग को मिल रहा है, कुछ पैसे वगैरह देते हैं, 10-20 हजार करके मंथली उन लोग को दिया जा रहा है और मन को मोटिवेट करने के लिए उनको बताया जा रहा है कि आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो आपको बीमारी ठीक होता है। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून भी सख्त है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फल फूल रही धर्मांतरण की जड़ें कौन काटेगा। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से चंदन कुमार कश्यप और हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। विदेश में रहकर झारखंड में आतंक का साम्राज्य चलाने वाले अपराधियों की खैर नहीं है। झारखंड एटीएस ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ शिकंजा कसने जा रहा है। हम बदला के लिए रंगबाजी कर रहे हैं, हम जंग लड़ने के लिए रंगबाजी कर रहे हैं। तुम्हारा मौत का फरमान इसके अंदर है। झारखंड के 2 मोस्ट वांटेड अपराधियों पर झारखंड एटीएस बहुत जल्द शिकंजा कसने जा रही है। इनमें पहला नाम है कुख्यात अमन साहू गैंग के खासम खास मयंक उर्फ सुनील मीणा और दूसरा नाम है प्रिंस खान। अमन गैंग का गुर्गा मयंक उर्फ सुनील मीणा फिलहाल मलेशिया में बैठकर गैंग ऑपरेट करता है। मलेशिया और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि है। अब इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करे तो उसकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो जाएगा। पिछले हफ्ते ही हमने जो सुनील कुमार मीना है, जो राजस्थान श्रीगंगानगर जिले का रहने वाला है, जो अपने आप को मयंक सिंह के नाम से अमन साहू के गिरोह के थ्रू एक्सटॉर्शन और बाकी जो संगठित अपराध को अंजाम देता है, इसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस के लिए भेज दिया गया है झारखंड पुलिस की तरफ से और बहुत जल्द ही इसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस और साथ ही साथ इसका जो एक्स्ट्राडिशन रेड कॉर्नर नोटिस उन अपराधियों के खिलाफ जारी किया जाता है जो एक देश में अपराध को अंजाम देकर दूसरे देश में छिप जाते हैं। उन अपराधियों की धरपकड़ के लिए इंटरनेशनल पुलिस यानी इंटरपोल की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। इस समय 192 देश इंटरपोल के सदस्य हैं और यही देश रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकते हैं। यही वजह है कि झारखंड एटीएस और सीबीआई की अनुशंसा पर इंटरपोल ने दुबई में छिपे झारखंड के गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे में उसके जल्द स्वदेश प्रत्यर्पण की उम्मीद जताई जा रही है। प्रिंस खान के विरुद्ध भी रेड कॉर्नर और एक्स्ट्राडिशन की प्रोसेस कंप्लीट कर दी गई है और बहुत जल्दी उसकी जहां पे भी है, जिस भी देश में ये भागा फिर रहा है, वहां उसकी गिरफ्तारी होगी और उसे भारत लाके इसे माननीय न्यायालय के समक्ष से प्रस्तुत किया जाएगा।
विदेश में छिपे बैठे दोनों कुख्यात गैंगस्टर लंबे समय से झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। ऐसे में इनके खिलाफ हो रही ताजा कार्रवाई आतंक के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ने में बड़ा कदम माना जा सकता है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।